Alright guys, welcome back everyone. We wish you happy journey ahead and today we are beginning with environment. और environment के अंदर हम सबसे पहले जो पिक करने वाले हैं that's ecology. What does we mean by environment? Environment का simply मतलब होता है surrounding. हमारे अराउंड में जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, we are calling it environment. एंड इसी इन्वायरमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं. बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपको इन इकोलॉजी के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको. एंड बाकी जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ थोड़े बहुत वो आपको पता होने चाहिए. तो इट्स ईजियर टू मार्क MCQs इन एग्जामिनेशन. Let's begin without wasting time. Ecology तो already we had discussed कि ecology जो है इसके अंदर हम environment को study करते हैं. Study environment. Certain जो terms है जो जहाँ पे मैंने नोट नहीं करके रखे हैं with ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आपको पता हो कि वो जो environment होता है हमारा एनवायरनमेंट के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स, ठीक है. वन इज लिविंग कंपोनेंट जिसको हम एक टेक्निकल टर्म जिसके लिए यूज करते हैं दैट इज बायोटिक कंपोनेंट. एंड जो दूसरा हमारे पास होता है कंपोनेंट एनवायरनमेंट का वो होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसको हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जिसके लिए एबायोटिक कंपोनेंट, ABIOTIC, एबायोटिक. लास्ट टाइम ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है. एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास होता है जिस तरह वाटर, जिस तरह सॉइल, जिस तरह एयर है, ये हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट है. बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास होते हैं जिस तरह ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना. ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना. फिर होते हैं हमारे पास मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक. इस तरह प्लांट, वेजिटेशन, बहुत से हमारे पास जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनवायरनमेंट का लिविंग कंपोनेंट बनाते हैं. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी. नेक्स्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए दैट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम हम कहते हैं रिलेशनशिप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच एग्जिस्ट करती है. बायोटिक और एबायोटिक दैट मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच जो रिलेशंस रहती है हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं. हमारे इकोसिस्टम के फर्दर जो है दो टाइप का हो सकता है. या इकोसिस्टम लैंड पे हो सकता है जिसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारा फॉर एग्जांपल जिस तरह ग्रासलैंड के अंदर हो सकता है, राइट, ठीक. और दूसरा हमारा जो इकोसिस्टम की टाइप रहती है वो या तो वाटर के अंदर हो सकता है, ठीक है ना, ओशन के अंदर हो सकता है, वाटर के अंदर हो सकता है. इसको हम कहेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम. दो हमारे पास टर्म्स हैं. एक्वाटिक जो वाटर के अंदर रहता है एंड टेरेस्ट्रियल जो हमारा लैंड पे रहता है. ये इकोसिस्टम की दो टाइप्स हैं, ठीक. इनको डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक. फर्दर जो हमारी जो कुछ आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी के अंदर बेसिक जो मैं नहीं डिस्कस कर रहा यहाँ पे, एक तो फूड चेन हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है जो हमें एनर्जी फ्लो दिखाता है. एनर्जी फ्लो किस तरह से एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हायर ट्रैफिक लेवल्स पे मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल से मैं समझाता हूं. जहां पे एक ग्रास है, जिस तरह ग्रास को हमें ग्रास होपर खा रहा है,
ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रही है एंड फ्रॉग को आप देखेंगे खाक खाती है, खाक या स्नेक खाता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा ग्रास है, अगर हम ये एग्जांपल लें, ग्रास को जहां पे ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रही है एंड फ्रॉग को हाक खा रहा है। ये जो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन बन रही है कि किस तरह से एनर्जी जो है ग्रास से हाक तक ट्रांसफर हो रही है, इसी को हम कहते हैं फूड चेन, ठीक। फूड चेन मतलब हमें दिखाता है कि किस तरह से एनर्जी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे क्वार्टनरी कंज्यूमर्स तक कैसे जा रही है, ठीक है। यह हमारे पास है फूड चेन। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इसी के साथ जुड़ता हुआ, जिसको हम कहते हैं फूड वेब। फूड वेब, फूड वेब का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब मल्टीपल जो फूड चेन्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्स होते हैं, बहुत से फूड चेन्स एक किसी एरिया में काम कर रहे होते हैं, देन हम उसको फूड वेब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ग्रास है, इस ग्रास को जहां पे ग्रास हॉपर खा रहा है, दिन ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रही है एंड फ्रॉग को दिन हाक खा रहा है, राइट। अब आप देखें कि कभी ये जो जहां पे ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को कभी जो है यहां पे लिजर्ड खा रहा है या स्नेक खा रहा है, ठीक है ना। इस लिजर्ड को ऊपर हाक खा रही है, ठीक। इस तरह से इस ग्रास को जहां पे डियर खा रही है, देन इस डियर को डियर खा रही है, इस डियर को फॉर एग्जांपल लायन खा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत से जो फूड चेन्स हैं वो आपस में मिलके जब मिले हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, यहां पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप होती है हम इसको कहते हैं फूड वेब, ठीक है। फर्दर जो है इकोसिस्टम के, जहां पे एक और चीज हम नोट करेंगे, इकोसिस्टम के जो होते हैं हमारे पास, इकोसिस्टम की जो स्टार्ट होती है वो दो तरह से जो है हमारा जो हमारे फूड चेन होता है, फूड चेन हमारा दो टाइप्स का होता है। एक होता है डिट्राइटस फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन जो हमारा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है। हमारे पास दो हैं फूड चेन की टाइप्स, एक डिट्राइटस फूड चेन एंड अनदर इज ग्रेजिंग फूड चेन। फर्दर ग्रेजिंग फूड चेन हमारा या पैरासिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक, ठीक है ना। ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिट्राइटस फूड चेन हमारे फूड चेन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के। सो लेट्स मूव है। यहां पे हम कुछ नोट करने वाली चीजें हैं जो हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका जानना जरूरी है। नंबर फर्स्ट इज फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज, जब भी हमें कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई काज, स्पेशल काज रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किसी स्पीशीज को चूज करते हैं कोई काज रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो हम उसको फ्लैगशिप स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जहां पे हमारे पास एक एरिया है जिसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो जहां पे भी फील करते हैं कि जहां पे जो टाइगर है ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, हम टाइगर को चूज करते हैं एज फ्लैगशिप स्पीशीज। दैट मीन्स हम ये कह रहे होते हैं कि हमें टाइगर को बचाना है। जब हम टाइगर को कंजर्व करते हैं तो अल्टीमेटली पूरा एरिया कंजर्व हो जाता है। फ्लैगशिप स्पीशीज का सिंपल मतलब हुआ कि हम किसी काज के लिए किसी एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सेकंड इज आवर कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जनरली ये टॉप प्रीडेटर्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं ये, अगर हम इनको ऐड करेंगे किसी इकोसिस्टम के अंदर या इकोसिस्टम में से इनको निकालेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वहां पे आ सकता है, ठीक है ना। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वहां पे बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमारा टाइगर है, अगर टाइगर को आप किसी एरिया से निकालेंगे तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, सपोज करते हैं जो डियर है, वहां पे डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डियर्स जो है ज्यादा जो है पूरा इस तरह से इकोसिस्टम जो है हमारा इम्बैलेंस हो सकता है। इसलिए कीस्टोन स्पीशीज जो होते हैं ये टॉप प्रीडेटर्स पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है एक इकोसिस्टम के अंदर वो मेंटेन करके रखते हैं। नंबर थर्ड हमारा है
इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज बेसिकली ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अगर थोड़ी सी भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आती है तो अकॉर्डिंगली इंडिकेटर स्पीशीज भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम लाइकन्स की एग्जांपल्स लें, लाइकन हमारे पास छोटे छोटे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर किसी एरिया में पोल्यूशन बढ़ जाएगी, एयर पोल्यूशन बढ़ेगी, तो जो लाइकन है वो लाइकन की जो वहाँ पे डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जो इनकी लाइकन्स की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। जब लाइकन की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जहाँ की एयर जो है वो पोल्यूटेड हो चुकी है। इस तरह से हमारे इंडिकेटर स्पीशीज जो होते हैं, मोलस्क्स वगैरह जो है, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे इंडिकेटर स्पीशीज का काम करते हैं। नेक्स्ट है होते हैं हमारे फाउंडेशन स्पीशीज। फाउंडेशन स्पीशीज जो होते हैं हमारे, ये डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्रास लैंड के अंदर जो ग्रास है, ठीक है, ग्रास को हम फाउंडेशन स्पीशीज कहेंगे, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम जो है वो इसी ग्रास जो ग्रास है इसी ग्रास पे बेसिकली चल रहा है। ठीक, एनर्जी इसको सन प्रोवाइड करता है, ग्रास ग्रो होता है, फाउंडेशन मेंटेन करता है, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इसी पे फीड करते हैं। ठीक, तो ये होती है हमारी फाउंडेशन स्पीशीज। नंबर 5 जो है हमारा अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज जो है हमारे सम सिलेक्टेड स्पीशीज होते हैं जिनको कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजंस के लिए यूज किया जाता है। अगर हम अम्ब्रेला स्पीशीज जो है इसको कंजर्व करेंगे तो इसका मतलब है हम पूरे ऑर्गेनिज्म, पूरा जो एरिया जितना है, जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कंजर्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हंगल है, जिस तरह से जिस एरिया में हंगल रहता है, जिस तरह दाची गांव के अंदर हंगल सपोज रहता है इस एरिया में, हालांकि इस एरिया में और भी बहुत से बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स हैं रहते हैं, जिस तरह मंकीज रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, बट हम चूज कर रहे हैं हंगल को। हंगल को हमने एक अम्ब्रेला स्पीशीज माना है। हमारा ये फोकस है कि हम हंगल को प्रिजर्व करेंगे, इसको कंजर्व करेंगे। जब हम हंगल को कंजर्व कर रहे हैं, इसका यह मतलब हुआ कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके एम्बेट में आते हैं वो ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट डज इट मीन? सपोज हमारे पास ये वाटर है, इस वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, फॉर एग्जांपल कोई भी जीवित चीज जब वो डेड हो जाती है तो इस पानी के अंदर जाएगी। अब जितने भी जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होगा। इस ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने के लिए या खत्म करने के लिए हमें माइक्रोब्स की जरूरत है। जब इस एरिया में माइक्रोब्स बढ़ेंगे, अब माइक्रोब्स किस तरह जिएंगे? माइक्रोब्स को जरूरत होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ऑक्सीजन जो है वो माइक्रोब्स लेंगे और इस तरह से इस ऑर्गेनिक मैटर को इस वाटर के अंदर डीकंपोज करेंगे। बट जो पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन है, जो डिसॉल्व्ड, जिसको हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, जो पानी के साथ मिला हुआ ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जब यही माइक्रोब्स ये वाला ऑक्सीजन जो है ये इसमें से लेना, कंज्यूम करना शुरू कर देंगे इस जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको डीकंपोज करने के लिए, तो यहां पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो कम हो जाएगा। ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है हमारा दिन वाटर के अंदर कम हो जाएगा और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उनके लिए बचेगा। हेंस तो हमारे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेज वगैरह, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर के अंदर, पानी के अंदर कम हो जाएगा। तो जहां पे इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑर्गेनिक मैटर के रिलेटेड है ये। एंड दिन मोर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ेगी, इसका मतलब है लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बचेगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। जब हमारे पास लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, इसका मतलब यह है कि हमारे लो ऑर्गेनिक मैटर है, इसका यह मतलब हुआ कि हमारे पानी के अंदर ग्रेटर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो वाटर है वो हेल्दी है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन एनवायरनमेंट के अंदर आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। सम टर्म्स जो इसके रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट पायोनियर्स, नंबर सेकंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, एंड दिन हमारे पास है प्राइमरी
एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, सो बट व्हाट डज सक्सेशन मीन टू अस? सक्सेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास एक बैरन एरिया है जिसपे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अब तक नहीं आया है। अब यही एरिया जो है इसके अंदर पहले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे छोटा छोटा ग्रास ग्रो होता है, फिर धीरे धीरे जहाँ पे झाड़ियाँ बनती है, फिर दूसरी कम्युनिटीज जहाँ पे आना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जहाँ पे एक जंगल बनता है, दूसरी बहुत से ऑर्गेनिजम्स मिलके रहते हैं। अब इसी प्रोसेस को एक बैरन लैंड जो है फॉरेस्ट लैंड में या एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, इसी प्रोसेस को हम एनवायरनमेंट के अंदर, इकोलॉजी के अंदर हम सक्सेशन कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यहां पे जब सबसे पहले जो बैरन लैंड पे सबसे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हम उनको पायोनियर्स कहते हैं। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट ऑक्युपायर्स होते हैं, फर्स्ट ऑक्युपायर्स किसी बैरन लैंड पे, हम उनको पायोनियर्स कहते हैं, राइट। अब यही पायोनियर्स जब धीरे धीरे जो पूरी एक कम्युनिटी बनती है जिसके अंदर जो है बहुत से ऑर्गेनिजम्स, बहुत सी स्पीशीज रहना शुरू करती है, तो हम इसको फाइनली हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स स्टेज या क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है जब किसी बैरन लैंड पे सक्सेशन शुरू होती है, लेकिन पहले जहां पे कोई भी वेजिटेशन वगैरह नहीं थी, तो हम इसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। हमारी सेकेंडरी सक्सेशन होती है अगर फॉर एग्जांपल यही क्लाइमैक्स जो कम्युनिटी है, जो फाइनल स्टेज है सक्सेशन का, ये अचानक बर्न हो जाए या किसी वजह से खत्म हो जाए। जब ये खत्म हो जाएगा तो ये भी बैरन हो जाएगी, लेकिन जब ये वाली बैरन होगी तो इस पे जब फिर से सक्सेशन शुरू होगा तो इसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पहले कम्युनिटी थी जो खत्म हो गई थी, ठीक। यहाँ पे दो टर्म्स है अदर इंपॉर्टेंस, एक है एलोजेनिक सक्सेशन एंड दूसरा है ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन जो है ये ड्रिवन होती है एबायोटिक फैक्टर से, ऑटोजेनिक सक्सेशन जो है ये ड्रिवन होती है बायोटिक फैक्टर से। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किस तरह से एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, इसको फ्रॉग खा रही है एंड फ्रॉग को हा खा रहा है। ये एक फूड चेन है। इस फूड चेन के हर स्टेप को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जिस तरह से हमारी ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है, ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, ट्रॉपिक लेवल थर्ड है, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ, ठीक। अब यहां से जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनी डायरेक्शनल। एक तो यूनी डायरेक्शनल हमारा जो है एनर्जी का फ्लो रहता है, और नंबर सेकंड है यहां पे जो है 10% का रूल रहता है। दैट मीन्स जितनी एनर्जी ये ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा, ये नेक्स्ट लेवल पे जो है टोटल 10% एनर्जी ही फॉरवर्ड करता है। बाकी एनर्जी जो है जहां पे कुछ इसके अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को करने में खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है टोटल 10% ही एनर्जी उसका आगे ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को, जब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इसको खाता है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट है इकोटून का। इकोटून का कंसेप्ट इस तरह समझिए, सपोज हमारे पास दो इकोसिस्टम है लाइक दिस। ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, दैट मीन्स ये ओशन है, ओशन है ये। और जहां पे इस साइड में हमारा ये लैंड का इकोसिस्टम है जिसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब आप देखेंगे ये जो लैंड का इकोसिस्टम है और ये ओशन का इकोसिस्टम है, यहां पे ये अब्रप्टली एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं होते। होता क्या है एक्चुअल में, जहां पे कुछ एरिया ऐसा बन जाता है मार्श लैंड जैसा, जिसको हम मार्श लैंड जैसे बन जाती है मार्श लैंड या मैंग्रोव्स, ठीक है ना। यहां पे एक एरिया ऐसा बन जाता है जिसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ इन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, कुछ इन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एक्वेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब हम इस साइड में मूव करते हैं तो धीरे धीरे इसकी वजह से शिफ्ट होते हैं। इसी एरिया को जो दो इकोसिस्टम्स के बीच में होता है, बाउंड्री पे होता है, इसको हम कहते हैं इकोटून, ठीक है ना। अब इसी के साथ जुड़ी हुई एक टर्म है इकोक्लाइन। इकोक्लाइन का मतलब होता है जहां पे जो
ये वाला इकोटोन का एरिया है, इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या वहाँ पे जो फिजिकल ट्रेट्स होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस एरिया के, वो ज्वाइंट एक्सप्रेशंस होते हैं। मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एक इकोसिस्टम के होंगे और कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसमें दूसरे इकोसिस्टम के होंगे। नंबर सेकंड जो हमारी टर्म रहती है वो रहती है इकोजोन। इकोजोन बेसिकली एक लार्ज एरिया होता है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की या एनिमल्स की जो है हैबिटेट्स होती हैं और एक इनकी जो है एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है इस बड़े एरिया में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है इकोटोन का। इकोटोन दो डिफरेंट किस्म के जो इकोसिस्टम होते हैं उसके बीच वाला जो ट्रांजिशनल जोन बनता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। अब इसी इकोटोन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा रहता है, वो रहता है एज इफेक्ट का। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट हमारा एक कंसेप्ट रहता है जिसके अंदर जो हमारे इकोटोन के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर कुछ जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो किसी एक वाले इकोसिस्टम से मैच नहीं कर रहे होते, उसके अंदर ज्वाइंट एक्सप्रेशन रहती है, तो इसको हम एज इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो इकोलॉजी की टर्म वो है इकोफीन। इकोफीन हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं चंद जो जेनेटिकली तो सेम रहते हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो चेंज हो जाते हैं। सपोज अगर कोई एरिया है, फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है जहां इस एरिया के अंदर, और किसी वजह से ये स्पीशीज डिवाइड हो जाते हैं, एक इस साइड में आ जाता है, इस साइड में, यहाँ पे यहाँ का जो क्लाइमेट है या जहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो इसकी फिजिकली होगी, बाहर से जो दिखने वाली होगी वो शक्ल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज इधर चला गया, एक स्पीशीज इधर आ गया, तो इसकी जो बाहर से शक्ल दिखने वाली होगी वो चेंज हो जाती है लेकिन जेनेटिकली सेम रहते हैं, जेनेटिकली सेम बट मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोटाइप। इकोटाइप होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म लॉन्ग अरसे तक किसी एरिया में रहेगा तो वो जो है जेनेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जेनेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक। इको स्पीशीज, when two ecotypes belonging to same species separated from each other for a very long time, then adaptations become permanent and two becomes very distinct physically and genetically from each other eco species. Suppose हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल में जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म इस साइड में चला गया, एक ऑर्गेनिज्म इस साइड में चला गया किसी वजह से, तो कुछ अर्सा के बाद ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो फिजिकल या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके फिजिकल या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों टोटली चेंज हो जाएं, तो हम ऐसी स्पीशीज को इको स्पीशीज कहेंगे, ठीक है ना। अगर इको स्पीशीज जब बन जाते हैं तब ये ऑर्गेनिज्म जो है ऑफस्प्रिंग्स इनके प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले तो ये सेम थे बट अब चेंज हो गए हैं जेनेटिकली, इसलिए जो है इनके ऑफस्प्रिंग्स अब ब्रीडिंग इनके बीच नहीं होगी, ऑफस्प्रिंग्स इनके प्रोड्यूस नहीं होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एक वाटर के अंदर 8 mg पर लीटर से कम है तो देन इसका मतलब है कि वाटर कंटेमिनेटेड है, वाटर के अंदर जो है कुछ ऑर्गेनिक मैटर या कुछ जो है पोल्यूटेड हो चुका है। अगर यही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है, इसका मतलब है कि वाटर हैवली पोल्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे है क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को जो है टर्बुलेंस, सरफेस टर्बुलेंस, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज, ऑक्सीजन कंजम्पशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है ये अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। ऑलरेडी हमने एनवायरनमेंट के पहले ही 2 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए थे, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की फर्दर जो हैं जहाँ पे टाइप्स हैं,
जिनमें है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स। जस्ट जहाँ पे हमें इनकी थोड़ी पता होनी चाहिए, व्हाट डज इट मीन, इनका क्या मतलब है। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है, प्रोड्यूसर्स, सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो हमारे इकोसिस्टम होता है उसके अंदर जो प्राइमरी एनर्जी सप्लायर होता है, प्राइमरी एनर्जी सप्लायर वो होता है सन। सन होता है इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी एनर्जी सप्लायर। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा डीप सी होता है, डीप सी, उसके अंदर प्राइमरी एनर्जी सप्लायर जो होते हैं वो होते हैं कुछ हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स भी होते हैं जो प्राइमरी एनर्जी सप्लायर्स होते हैं। बाकी जो हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है या फिर सरफेस का, एक्वेटिक सरफेस का इकोसिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर प्राइमरी एनर्जी सप्लायर जो रहता है वो रहता है सन हमारा, ठीक। अब सन एनर्जी सप्लाई करता है तो पहले ग्रास ग्रो होती है, सपोज ग्रास ग्रो होती है तो ग्रास को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जो सबसे पहले इकोसिस्टम के अंदर जो फर्स्ट एनर्जी जनरेटर होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो इन प्रोड्यूसर्स को जो है हमें ऊपर कंज्यूमर्स खाते हैं, कंज्यूमर्स इनको जो खाते हैं हम उसको कंज्यूमर्स कहते हैं। अब कंज्यूमर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिस तरह से प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसके ऊपर हमारे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसके ऊपर हमारे होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, इसके ऊपर हमारे होते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सपोज जिस तरह प्रोड्यूसर्स हमारा हो गया ग्रास, इस ग्रास को खाया अगर ग्रास होपर ने तो ग्रास होपर हमारा हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने तो फ्रॉग हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को अगर खाया स्नेक ने, स्नेक हो गया हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। स्नेक को अगर खाया हॉक ने तो हॉक हो गया हमारा क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है ना। तो इस तरह से होते हैं। अब जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जनरली वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हेंस दो टर्म्स हमारे पास आ गई, एक होता है ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी सेल्फ एनर्जी जनरेट करते हैं, जो एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं अपनी, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। दूसरे हमारे पास होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है ना। अदर ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, हम उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। जो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल्स हमारे पास रहता है जिस तरह से सन प्लस एयर प्लस वाटर। जो ऑर्गेनिजम्स इनसे एनर्जी अपनी जनरेट करते हैं हम उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो हमारे पास जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो दूसरों को कंज्यूम करते हैं उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका ये एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया। तो कंज्यूमर्स हमारे जो होते हैं ऑलरेडी वो प्रोड्यूसर्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, हेंस दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, जिस तरह ह्यूमन है, लायन है, बड़े कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स जो हमारे होते हैं ये सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। जिस तरह फंजाई, तो ये किस पे फीड करते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। जिस तरह हमारा ब्रेड होता है उसको काफी टाइम के लिए छोड़ दें तो उस पर वाइट जो है ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिसको हम फंजाई कहते हैं, ठीक। तो दीज आर माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स जो जिसके अंदर बहुत से सेल्स होते हैं, जिस तरह बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। होम्योस्टेसिस होता है कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन टू मेंटेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है एक इकोसिस्टम की कैपेसिटी कि वो जो
चेंजिंग हमारा इन्वायरमेंट होता है या चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उसके साथ एब्रप्टली चेंज नहीं हो जाता, बल्कि जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। इकोटाइप्स, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर। जोन ऑफ जंक्शन, एज इफेक्ट मैंने कह दिया कि लार्जर पॉपुलेशन देन ईदर जोन्स, टेरेस्ट्रियल स्पेशली फॉर बर्ड्स। तो टेरेस्ट्रियल एज इफेक्ट की वजह से जो बीच का जो एरिया होता है दो इकोसिस्टम्स के बीच, उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, उनकी डेंसिटी। दैट मीन्स जो इकोटून का एरिया होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है एज कंपेयर टू जो हमारे दूसरा उसके एडजेसेंट इकोसिस्टम्स होते हैं। बायोस्फीयर जनरली जो होते हैं एब्सेंट होते हैं हमारे नॉर्थ एंड साउथ में, हाईएस्ट माउंटेन्स और डीप सी में जो है हमारे बायोस्फीयर नहीं होते। बायोस्फीयर के अंदर जो एनर्जीज होती है जनरली कहाँ से आती है? सन, ठीक है ना। एंड बायोस्फीयर्स जो है हमारे लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे याद रखें कि बायोम हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम नहीं होता, बल्कि हमारे जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम होते हैं वह बायोस्फीयर्स होते हैं। बायोम्स जो होते हैं, इकोसिस्टम जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होता है उसके बायोम नहीं होते। लार्जेस्ट जो रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फार्मिंग रीजनल इकोलॉजिकल यूनिट्स। फूड चेन टाइप्स, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड इट। पैरासिटिक फूड चेन जो होता है इसका प्राइमरी सोर्स एनर्जी का होता है लिविंग प्लांट्स। डिट्राइटिस फूड चेन इसका प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का डेड ऑर्गेनिज्म। सैप्रोट्रॉफ्स डिकम्पोजर्स जो होते हैं लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है एक फूड चेन के अंदर वो सैप्रोट्रॉफ्स एंड डिकम्पोजर्स की होती है। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन जब पोल्यूटेंट की इंक्रीज होती है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पोल्यूटेंट की जो है इंक्रीज होती है किसी फूड चेन के अंदर, तो हम उसको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन जहाँ सिंपली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक सपोज करते हैं एक डेयर है, ठीक है, ये ग्रास खा रही है, ग्रास, इस ग्रास पे सपोज स्प्रे किया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या फिर फर्टिलाइजर्स स्प्रे किए हुए हैं या पेस्टिसाइड्स स्प्रे किए हुए हैं, जिस तरह DDT। तो ये जो DDT है या पेस्टिसाइड्स हैं ये क्या होंगे, इसकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहेंगे, ठीक है ना। और ग्रास खाएगी और एक्यूमुलेशन होगी, और ग्रास खाएगी और एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो चीजें खा रहा है, डायरेक्टली घास खा रहा है, तो ये इसी की बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन होता है जब इसी डियर को ह्यूमन खाएगा या इसी डियर को कोई और एनिमल खाएगा, फिर उसको ह्यूमन खाएगा या लायन खाएगा, तो जनरली ये वाला जो इसके अंदर कंसंट्रेशन जमा हुई है ये दूसरे को ट्रांसफर होगी, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो इसको खाएगा, तो इसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन जो होती है जनरली जो इसके अंदर पोल्यूटेंट रहते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लॉन्ग लिविंग के, सॉल्यूबल इन फैट्स, और मोबिलिटी, हाई मोबिलिटी की वजह से जो ऊपर भी मूव करते हैं, बायोलॉजिकली ये एक्टिव होते हैं। एंटीबायोसिस हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म कुछ हार्मफुल जो है कुछ हार्मफुल सिक्रेशंस करता है, जिसकी वजह से जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज जिस तरह हमारा वॉलनट है, वॉलनट का जो ट्रीज होता है वो हार्मफुल जो है कुछ सिक्रेशंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है दूसरे उसके अराउंड जो है ग्रास ग्रो नहीं करती। जहाँ पे है हमारे बायोम की कुछ टाइप्स जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर जो रीजन में होता है पोलर रीजन्स में, उसको हम कहते हैं टंड्रा रीजन। उसके जो नीचे होता है वो होता है बोरियल फॉरेस्ट्स या तेगा। उसके नीचे जो जहाँ पे इस एरियाज में है इनको हम टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। जो जहाँ पे है इनको डेजर्ट कहते हैं, ठीक है ना। फिर नीचे हमारा है ये है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। देन सवाना अफ्रीकन रीजन्स में पड़ता है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
देन सवाना इस रीजन्स में सवाना क्लाइमेट, ठीक है ना, ग्रास लैंड इस तरह जिस तरह से जहाँ पे प्रेरीज होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे वेल्ड्स होते हैं, जहाँ पे डॉन होते हैं, जहाँ पे इस एरिया में कैटनबरीज होते हैं, जहाँ पे इस रीजन में हमारे स्टेपेज होते हैं, ठीक है, ये ग्रास की टाइप्स की, ग्रास लैंड की। तो डेजर्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। जस्ट आपको ये है कि थोड़ा माइंड में होना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन सा होता है नॉर्दर्न रीजन में, जिस तरह टंड्रा, तेगा, ठीक है ना, ग्रास लैंड जो है बायोम कहाँ कहाँ पे हैं या कितने टाइप्स के हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेम्परेट डिसीडियस किस एरिया में है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट किस में है, सवाना, ग्रास लैंड, डेजर्ट। बाकी सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, perfect nutrient cycle also known as short term cycle, nutrients replaced as fast as possible, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट फास्ट बेसिस पे जो है रिप्लेस चेंज होते हैं, साइकिल में आते हैं। हमारे पास न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो होती है दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है परफेक्ट न्यूक्लियस, परफेक्ट, ठीक है ना, या शॉर्ट टर्म, ठीक, या जिसको हम इसको कहते हैं गैसियस। नॉर्मली जो हमारी गैसियस साइकिल होती है या शॉर्ट टर्म के अंदर जो है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह नाइट्रोजन हमारा एक गैसियस साइकिल होती है नाइट्रोजन के लिए या कार्बन के लिए, ठीक है ना, या वाटर, हमारी जो वाटर साइकिल होती है या कार्बन साइकिल होती है या नाइट्रोजन साइकिल्स होती है, ये इनको हम परफेक्ट साइकिल्स कहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो है साइकिल कर लेते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरी होती है हमारी सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसको हम इम्परफेक्ट साइकिल, इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं या लॉन्ग टर्म साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे जो इम्परफेक्ट साइकिल होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल या सेडिमेंट्री साइकिल होती है, इसके अंदर जो रिजर्वायर रहता है वो रहते हैं रॉक्स। तो रॉक्स जब वेदर होते हैं, ठीक है ना, देन उसके बाद बहुत टाइम लगता है दोबारा, जिस तरह हमारी फास्फोरस या सल्फर है, इनको दोबारा जो है रॉक बनने में या रॉक से रिलीज होकर अलग अलग होने में या दोबारा रॉक बनने में, बजाय उसके जिनका जो हमारा है गैसियस साइकिल, इनके अंदर रिजर्वायर एटमॉस्फेयर होता है, तो ये बहुत जल्दी जो है साइकिल कर लेते हैं, ठीक। तो सेडिमेंट्री साइकिल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी मैंने, सल्फर साइकिल और फास्फोरस की जो साइकिल है ये सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है, जहाँ पे गैसियस साइकिल, वाटर, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, दीज आर गैसियस साइकिल। हमारा अगला है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। इसको रिलीज कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको रिलीज करता है, 2 साल के बाद रिलीज होती है, ठीक है। पिछली 2019 में हुई थी, अब हुई 2021 में, बाई है, ठीक है, बाई एनुअल नहीं है, बाई एनुअल होता है साल में 2 बार, बाई एनुअल का मतलब होता है 2 साल के बाद, ठीक है। 2021 की रिपोर्ट आई है, इसकी जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। टोटल जो हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो इंक्रीज हो गया है 24.62%, वेरी इंपॉर्टेंट, 24.62% हमारा जो है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है इंक्रीज हो गया है। इसमें जो हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 21.71% और हमारा टोटल ट्री कवर जो है वो है 2.91%। इन दो को ऐड करके जो हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, दैट मीन्स जो टोटल हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमारे 24.6462% हो चुके, ठीक। अब दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि हमारा जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, जिसके अंदर हम गोल कर रहे हैं कि हमारी कंट्री का 30% जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, वो फॉरेस्ट के अंडर आना चाहिए, ठीक। तो फिलहाल हम लगभग 24.25% के करीब पहुंच चुके हैं, तो बहुत कम, हमें हमारा टारगेट जो है बहुत जल्द हम अचीव कर लेंगे। ये तो हुआ इसका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये है कि जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो है फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, देन तेलंगाना, सबसे ज़्यादा जो है आंध्र प्रदेश एंड देन तेलंगाना। अब जो जहाँ पे ये दो आल्सो इम्पॉर्टेंट, ये वाला और ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा फॉरेस्ट
फॉरेस्ट और ट्री कवर है सबसे ज़्यादा, वो है एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पड़ता है वो है मध्य प्रदेश के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरा है कि स्टेट की परसेंटेज के हिसाब से, अगर कोई स्टेट है उसका कितना परसेंट एरिया जो है वो जंगल के नीचे है, तो उसमें मिजोरम टॉप पे है। मिजोरम का 84% जो एरिया है वो जंगल के नीचे है। अरुणाचल प्रदेश का जो है 79% जो एरिया है वो जंगल के नीचे है। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, जब आप क्वेश्चन इसको रीड करें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टाइगर सेंसस। टाइगर सेंसस जो है 2022 की अभी रिलीज नहीं हुई है, किसी भी टाइम्स जो है रिलीज जो हो सकती है। ऑलरेडी इस पे जो है उन्होंने NTCA ने जो है बताया पिछली बार कि हम इस पे काउंट कर रहे हैं, बहुत ही जल्द हम 2022 में रिलीज करेंगे। जो हमारी टाइगर सेंसस होती है ये 4 साल के बाद रिलीज होती है, इसको NTCA रिलीज करता है। फॉरेस्ट सर्वे को वहाँ पे करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जहाँ पे इसको कौन टाइगर सेंसस रिलीज करता है NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो हमारे 2018 की जो है पिछली जो सेंसस हुई थी, तो 4 साल अब 2022 में हो रहे हैं, तो इस वक्त काउंट कर रहे हैं। तो पिछली बार जो है एक चीज़ उन्होंने नोट की थी कि जो हमारी जो टाइगर के कोर एरियाज हैं, हैबिटेट एरियाज टाइगर रिजर्व्स के, टाइगर हैबिटेट से बाहर जो है 40% जो हमारे टाइगर्स हैं वो रहते हैं। पिछली बार जो टॉप परफॉर्मर थी वो मध्य प्रदेश थी, इसके मध्य प्रदेश टॉप परफॉर्मर थी, और नेक्स्ट थी कर्नाटका। सबसे ज़्यादा पिछली बार मध्य प्रदेश में पाए गए थे, ठीक है ना। पिछली बार एक और इम्पॉर्टेंट ये रहा कि मिजोरम के अंदर कोई नहीं था, ठीक है ना। बक्सा जो है हमारी टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के अंदर, डेम्पा मिजोरम के अंदर, और पलामू झारखंड के अंदर, इनके अंदर कोई भी टाइगर नहीं पाया गया पिछली बार, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो टाइगर जिस टाइगर रिजर्व में है दैट इज पेंच। पेंच हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक। ये लास्ट ईयर की सर्वे थी, तो इस साल की जब आएगी वी विल नोटिफाई यू, और करंट अफेयर्स हम इसके करंट अफेयर्स में उसको कवर करेंगे। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के आपको इसके बारे में होने चाहिए। नेस्ट्यूल्स जो होते हैं ये हमारे एयर और वाटर के इंटरफेस पे रहते हैं। जहाँ पे हमारा वाटर है, जो ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स फ्लोट करते हैं, ठीक है ना, उनको हम नेस्ट्यूल्स कहते हैं। नेस्ट्यूल पेरीफाइटन attached to stems and leaves of rooted plants or substance above bottom and mud। ये हमारा वाटर है, जिस तरह से इसके ऊपर जो प्लांट हैं या कुछ रॉक वगैरह हैं, इसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इनको हम पेरीफाइटन कहते हैं, ठीक है। प्लांक्टन, फिर प्लांक्टन जो है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। प्लांक्टन 2 तरह के होते हैं, या तो फाना हो सकता है जिसको हम फाइटोप्लांक्टन कहते हैं, या ये हमारे जो है हमारा फ्लोरा हो सकता है जिसको हम फाइटोप्लांक्टन कहते हैं, या हमारा फाना हो सकता है जिसको हम जूप्लांक्टन कहते हैं, ठीक है। सिंपली या प्लांट हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं प्लांक्टन हमारे। नेक्टन हमारे जो हैं ये स्विमर्स, नेक्टन स्विमर्स को कहते हैं, जो स्विम करते हैं उनको नेक्टन्स कहेंगे। बेंथोस वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बॉटम हमारा ये वाटर है इसके बॉटम पे जो है ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बॉटम पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ओशन के बॉटम्स पे, उनको हम बेंथोस कहते हैं। JKPSC ने इस साल KS के अंदर यही क्वेश्चन पूछा था, बेंथोस और बेंथिक के कंसेप्ट। यूट्रॉफिकेशन अनदर कंसेप्ट, बायो एक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रॉफिकेशन, इन 3 टर्म्स में से आपको पूछा जाएगा, ये तो आने ही आने हैं, डन। तो यूट्रॉफिकेशन होता है हमारा कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हमारी वाटर बॉडी है, इसके अंदर अगर हम न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएं, जिस तरह फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स अगर इस पानी के अंदर बढ़ें, इसका मतलब है पानी के अंदर ज़्यादा फर्टाइल हो गया पानी। इस पानी के ज़्यादा फर्टाइल होने की वजह से जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह अलगल ब्लूम
ये ज़्यादा ग्रो करेंगे क्योंकि इनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो ये पूरे एरिया को ऊपर से कवर कर लेंगे। जिस तरह अक्सर वाटर बॉडीज में या डल लेक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ऊपर जो ग्रीन वाली जो है झील बन जाती है, इसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। किसकी वजह से होती है? जब पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट? फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। अब हार्मफुल अल्गल ब्लूम जो होते हैं कैसे बनते हैं? जब ये ज्यादा बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है हार्मफुल होंगे, क्योंकि एक तो ये ऑक्सीजन लेंगे पानी से, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है ना। जिस तरह जिस तरह बायोलॉजी बीओडी के कंसेप्ट में हमने देखा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एक तो कम होगा और दूसरा ये सनलाइट को नीचे पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन तक नहीं आने देंगे, ठीक है। तो इनको हम हार्मफुल अल्गल ब्लूम कहते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं? एक तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से और वार्म वाटर। जब पानी थोड़ा सा गर्म होगा और ऊपर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, दिन हमें यूट्रॉफिकेशन देखने को मिलती है। वेटलैंड्स हमारा कुछ ऐसे जो शैलो वेट एरियाज होते हैं, वाटर लॉक्ड एरियाज, जिनके अंदर 7 दिन से ज़्यादा पानी रहता है, हम उनको वेटलैंड कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कोई प्लांट लाइफ अगर होगी या फिर सॉइल जो है उसके अंदर हाइड्रिक सॉइल्स होगी, स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट लगभग स्टेबल रहेगा, बहुत से ऑर्गेनिजम्स का जो है जेनेटिक रिजर्वायर का काम करेगा, सपोर्ट स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते होंगे, तो हम इन एरिया को वेटलैंड डिक्लेयर कर देते हैं। आई डोंट थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको वेटलैंड के बारे में हम आगे देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आगे हम थोड़ा देखेंगे। एस्चुरी हमारा होता है सेमी एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी with one or more river flowing in. Suppose what is it? ये हमारा एक वाटर बॉडी है, इसके अंदर जो है जहां पे सपोज एक थोड़ा सा पीछे रिवर की तरह थोड़ा सा पानी गया है, ठीक है। या इस तरह से एक बड़ा रिवर आता है, अब इसकी ब्रांचेस बनती हैं अलग अलग डायरेक्ट यहाँ पे, तो इसको कहते हैं एस्चुरी, ठीक है ना। मतलब मेन वाटर बॉडी से जो थोड़ा सा जो है रिवर की तरह या थोड़ा सा पानी जो पीछे पानी जा रहा होता है, इसको हम एस्चुरीज कहते हैं। वेरी लिटिल वेव एक्शन, दस काम रिफ्यूज फ्रॉम ओपन सी, मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन, दीज आर मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन एज रिसीव्स हाई न्यूट्रिएंट फ्रॉम सी एंड रिवर। रिवर की ऊपर रिवर से भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, सी से भी आते हैं, तो वेरी हाई न्यूट्रिएंट रीजन इनको माना जाता है। अब पोल्यूशन भी इनके अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमंस जनरली इन्हीं के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ पे जेटीज़ वगैरह होती हैं, या लोग वॉशिंग वगैरह, बाथिंग वगैरह, या और कुछ इंडस्ट्रियल जो काम होते हैं इसी एस्चुरीज के एज पे करते रहते हैं। फॉर्मेशन इनकी कैसी होती है? या तो सी लेवल अगर राइज होगी, अगर सी लेवल ऊपर जाएगी तो जो पीछे इस तरह से जगह होगी उसमें पानी जा सकता है। इस तरह से मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार्स, सैंड और सैंड बार्स की मूवमेंट की वजह से, किसी ग्लेशियल प्रोसेस की वजह से, ठीक है ना, टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से एस्चुरीज बन सकती है। मैंग्रोव्स जो है हमारे लिटोरल प्लेटफॉर्म फॉर्मेशंस, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन्स रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन, एक्ट्स एज सिंक फॉर हैवी मेटल्स। बट व्हाट इज मैंग्रोव्स? सपोज जिस तरह ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे हमारा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का एक रीजन है जिसको हम कहते हैं सुंदरबन। इस एरिया में सुंदरबन एरियाज के जो फॉरेस्ट हैं इनको हम कहते हैं मैंग्रोव्स। अब मैंग्रोव्स क्या होता है? मैंग्रोव्स होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो यहाँ पे मार्श लैंड पे लगभग ग्रो होते हैं, ठीक है ना। मार्श लैंड पे जो ग्रो होते हैं हम उनको मैंग्रोव्स कहते हैं, ठीक। इनको जो है सोलर रेडिएशन हाई चाहिए होती है, ठीक है ना। जो हैवी मेटल्स होते हैं उनके लिए सिंक का काम करते हैं, जो ऊपर इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलीज होते हैं तो उनको सिंक करते हैं, ठीक है ना। और लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाई एनर्जी टाइडल कोस्ट टू एक्सट्रीम कंडीशंस, ह्यूमिड एंड वेट इन सुंदरबंस, एरिड एंड ड्राई इन गुजरात, ठीक। सुंदरबंस लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड। सुंदरबन जो है हमारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव है। सेकंड लार्जेस्ट जो हमारा वर्ल्ड पे है वो है तमिलनाडु के अंदर पिचावरम। बट सुंदरबन वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव है जो इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। हमारा इकोलॉजी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना।
बायोडाइवर्सिटी अगर हम इसको अगर डिवाइड करके देखें, इसका मतलब है बायोलॉजिकल। व्हाट डज दैट मीन? मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी, मतलब कितने वेरियस किस्म के जो हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के, उसी को हम, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत सी किस्म के हैं तो उनको हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्टडी करते हैं। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी जो है 3 लेवल्स की है, एक जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे एंड इकोसिस्टम लेवल पे, ठीक है ना। तो जेनेटिक लेवल पे क्या होता है कि जो एक स्पीशीज होती है उसका जेनेटिक मेकअप दूसरे स्पीशीज से डिफरेंट होता है, ठीक। एक स्पीशीज का जेनेटिक मेकअप दूसरे स्पीशीज से या बहुत से ऑर्गेनिजम्स से का जो है, बर्ड्स का जिस तरह अलग से होता है जेनेटिक मेकअप, बर्ड्स के अंदर भी जो है जिस तरह ईगल का जेनेटिक मेकअप अलग है, दूसरा इस तरह कोयल का अलग है, स्पैरो का अलग है, ठीक है ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है हम जो है, एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, दूसरी है स्पीशीज की डाइवर्सिटी। स्पीशीज की डाइवर्सिटी कैसे होती है? स्पीशीज की डाइवर्सिटी हम जनरली मेजर करते हैं पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन गिवन एरिया इन गिवन बायोम, ठीक है ना। एक स्पीशीज की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल जो पॉपुलेशन है सभी स्पीशीज की, इससे हम देखते हैं कि स्पीशीज की कितनी डाइवर्सिटी है एक एरिया में। नेक्स्ट है हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे इकोसिस्टम्स होते हैं, जिस तरह ग्रासलैंड की इकोसिस्टम है या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है ना, जिस तरह फार्मलैंड इकोसिस्टम है, पैडी फील्ड का इकोसिस्टम, दीज आर डिफरेंट इकोसिस्टम। इसकी डाइवर्सिटी है हैबिटेट डाइवर्सिटी। तो हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह मेजर करते हैं? स्पीशीज रिचनेस, नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन कम्युनिटी। स्पीशीज रिचनेस जो टर्म है कि एक कम्युनिटी के अंदर कितने स्पीशीज पाए जाते हैं, दैट स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस जो है फर्दर हम जो बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर करते हैं वो तीन तरीके से हम करते हैं। अल्फा बायोडाइवर्सिटी, 3 टर्म्स यूज करते हैं, अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा, गामा। अल्फा बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में या इकोसिस्टम के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो डाइवर्सिटी है इसको हम अल्फा बायोडाइवर्सिटी से देखते हैं। बीटा मतलब कि अगर हमारे पास 2 इकोसिस्टम हैं, इनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनके अंदर कितना डिफरेंस है। गामा जो है जितने भी इकोसिस्टम हैं किसी रीजन के अंदर या बायोम के अंदर, उनके अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। स्पीशीज इवननेस का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज एट ए गिवन साइट। एक जगह पे किस प्रोपोर्शन में स्पीशीज रह रहे हैं, ठीक है ना। कंजर्वेशन जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इसको कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है हमें, तो कंजर्वेशन के लिए हम 2 टर्म्स का यूज 2 तरीके से करते हैं। एक करते हैं इको एक्सिटिव कंजर्वेशन और दूसरी हमारी होती है इनसिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जब हम एक ऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, हम इसको उठाते हैं, ठीक है, और हम किसी दूसरी जगह पे लाकर इसको बचाते हैं, कंजर्व करते हैं। जहां से अपनी जगह से उठाया दूसरी जगह पे लाया, तो इट इज एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू कंजर्वेशन, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास जू है, जू के अंदर अगर हम किसी स्पीशीज को ला के कंजर्व करते हैं, या बॉटनिकल गार्डन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बॉटनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल पार्क, ये किसकी एग्जांपल्स होती है? ये है एक्स-सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल। मतलब हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी ओरिजिनल हैबिटेट से लाकर इस जगह पे प्रिजर्व कर रहे हैं। दूसरी होती है हमारे इन-सिटू कंजर्वेशन, ठीक है ना। कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट आल्सो इंक्लूड्स reintroduction of species into habitat from where it has become. ओके, इन-सिटू कंजर्वेशन हमारे पास होती है कि हम जब एक ऑर्गेनिजम्स को उसी की जगह पे जहां पे वो रहता है वहीं पे उसको प्रिजर्व करेंगे। जिस तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी एग्जांपल है, नेशनल पार्क इसकी एग्जांपल है,
ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इसकी एग्जांपल है, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व इसकी एग्जांपल है, ठीक। तो ये हमारी इसकी एग्जांपल है। जिस तरह टाइगर रिजर्व्स, इसके अंदर हम स्पीशीज को उसकी जगह से उठा के नहीं ले जाते, बल्कि उसी एरिया को हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अब नेशनल पार्क है, इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं होगी। दैट मीन्स हम स्पीशीज को उसी के घर में, उसी की हैबिटेट में प्रिजर्व कर रहे हैं। दैट्स अवर इन सिटू कंजर्वेशन। रेड डेटा बुक जो है ये एक लिस्ट मेंटेन करती है, IUCN, ठीक है। IUCN एक लिस्ट मेंटेन करती है जिसके अंदर ये देखती है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटेंट हो चुके हैं, कौन से एक्सटेंट इन विल्ड लाइफ हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन से हैं, इंडेंजर्ड कौन से हैं, वल्नरेबल कौन से हैं, नियर थ्रेट कौन से हैं, लीस्ट कंसर्न वाले कौन से हैं, ठीक है ना। तो जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, जो डिग्री ऑफ स्पीशीज होते हैं, कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो होते हैं वो इस जहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसका मतलब कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो कम बचे हैं, ठीक है ना। क्राइटेरिया जो है इसको रेड डेटा को मेंटेन करने के लिए वो रहता है किसी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन रिडक्शन, किसी ऑर्गेनिज्म की अगर डिक्रीज हो रही है, किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्ट हैं ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल पॉपुलेशन बची है कुछ ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है ना। जब बहुत ही कम हो चुके हैं, ठीक है, तो हम क्वांटिटी से मेजर करते हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स कम बचे हैं हमारे पास, ठीक है। जितने ऑर्गेनिजम्स कम बचे होते हैं इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंड होने के इतने वल्नरेबल है और उसको जो है इसी तरीके से जो है डिक्लेयर किया जाता है, उसी तरीके से उसको स्टेटस दिया जाता है, ठीक। जहाँ पे जिस तरह से क्राइटेरिया है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड हम स्पीशीज को तब डिक्लेयर करते हैं जब पिछले 10 साल के अंदर 90% स्पीशीज खत्म हो गई हों, या फिर 50 मैच्योर इंडिविजुअल से कम किसी ऑर्गेनिजम्स के बचे हों ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। किसी एरिया, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म जिस तरह हमारा चीता है जिस तरह, या फिर कोई और स्पीशीज का, अगर 50 से कम इंडिविजुअल उसके बचे हुए हैं, या उसकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में 90% जो है ख़त्म हो चुकी है, उसको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना। या फिर 50% जो है उसकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाइल्ड के अंदर ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, तो हम उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कर सकते हैं। इस तरह से इंडेंजर्ड के लिए जो है वो हमारा 70% अगर ख़त्म हुए हैं 10 सालों में, या 250 से कम है, या 20% वाइल्ड में ख़त्म हुए हैं। इस तरह से वल्नरेबल के लिए 50% अगर पिछले 10 साल में, या 10,000 से कम है, जब इससे इतने हैं। तो जहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो क्रिटिकली का और इंडेंजर्ड का, जहाँ तक ये वाला जो है इतना आपको रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जहाँ पे जो रिलम्स हैं, हमारे पास 2 रिलम्स हैं। एक है हिमालयन रीजन जिसको हम कहते हैं प्ली-आर्टिक रिलम, और दूसरा है हमारा सब कॉन्टिनेंट रिलम जिसको हम मलयान रिलम कहते हैं, मलयान रिलम, प्ली-आर्टिक रिलम, ठीक। बायोम्स की अगर हम बात करें इंडिया में, तो हमारे पास जो मेन ग्रुप हैं प्लांट्स और एनिमल्स के किसी भी एरिया में क्लाइमेटिक पैटर्न्स पे वो किस तरह से डिपेंड करते हैं। क्लाइमेटिक पैटर्न्स की तरह इसने जो है जहाँ पे बायोम्स बनाए हुए हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, वेस्टर्न डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, कॉनिफरस, अल्पाइन मीडो, कॉनिफरस, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट। हमारे पास जो है बायोजियोग्राफिक लेवल पे डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रांस हिमालय, डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन्स, कोस्ट्स, नॉर्थ ईस्ट आइलैंड। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आती होगी, सपोज इस तरह से मैं राइट इस तरह से। तो जहाँ पे जो हमारा है हिमालयन, ठीक है, ट्रांस हिमालयन रीजन, जहाँ पे ये वाला नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये दक्कन है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये गंगेटिक प्लेन्स हैं ये वाले, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो है वेस्टर्न एरिड एंड सेमी एरिड एरिया जैसे इस रीजन में पड़ता है, ठीक। कोस्ट जो है हमारे इस तरह से कोस्टल एरियाज, जहाँ पे जो हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार के, जहाँ पे हमारे लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं, कोस्टल एरियाज में हम इनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, आइलैंड कोस्टल एरियाज।
तो ये हमारी थी इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, रेलम्स लेवल पे कितने टाइप के हैं, कौन कौन से हैं, बायोम्स लेवल पे कितने टाइप के हैं, कौन कौन से हैं, बायोजियोग्राफिक जोन्स हमारे पास कितने टाइप के हैं, कौन कौन से। इनवर्टिब्रेट्स जो है हमारे पास, ये जो है फाना की हमारे पास फाना की बायोडाइवर्सिटी। एनिलिड्स जो होते हैं हमारे, इनकी बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है, इंटरनल ऑर्गन्स अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। मोलस्क्स जो हैं हमारे, इनके जो है सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं और हार्ड शेल के अंदर कवर होते हैं। एकाइनोडर्म्स जो होते हैं, इनके स्पाइन्स एंड आर्म्स रेडिएट करते हैं सेंटर्स में से। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, एक्सोस्केलेटन इनका हार्ड रहता है। क्रस्टेशियंस जो हैं हमारे, इनका एक्सटर्नल हार्ड होते हैं, एक्सटर्नल शेल इनका हार्ड रहता है। मोस्टली ये वाटर में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल जिस तरह है क्रैब एंड लॉबस्टर की। इंसेक्ट्स जो हैं हमारे पास, इनके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, 6 लेग्स इसमें इनकी होती हैं और एक एंटीना होता है, ठीक है। आर्केनेड्स, इनका कोई एंटीना नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स और आर्केनेड्स के अंदर डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। बॉडी पार्ट्स इसके जो हैं 4 पेयर्स होते हैं, ठीक। और जो इसकी एग्जांपल है वो है स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, टिक, माइट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं, दैट मीन्स 3 पेयर्स होते हैं, जहां पे आर्केनिड्स के 4 पेयर्स होते हैं, ठीक। जिस तरह एग्जांपल है हमारे पास स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक, माइट्स। हिमालयन रीजन की अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो हिमालयन फुट हिल्स में हमारे जो है मूनसून एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जो आपको याद रखनी है, जिस तरह से साल वेरी इंपॉर्टेंट हिमालयन रीजन के फुट हिल में पड़ता है, सिल्क कॉटन ट्रीज, जायंट बम्बू, टाल ग्रासी मीडव, ठीक। वेस्टर्न हिमालय की अगर आप बात करो तो वेस्टर्न हिमालय में जो है एक तो मूनसून एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन जो है फॉरेस्ट इस एरिया में भी पाया जाता है, जहाँ पे रोडोडेंड्रन्स आपको देखने को मिलते हैं, ड्रॉप, हिल बम्बू, बर्च मिक्सड विद अल्पाइन पास्चर्स। रोडोडेंड्रन्स वेरी इंपॉर्टेंट वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। ईस्टर्न हिमालय की अगर आप बात करो तो ओक्स, ठीक है, मैग्नोलियस, बर्चेस, ठीक, फिर पाइन, ये आपको एक नज़र दे के रखनी है, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा याद रहे, कुछ स्पीशीज़ का आपको याद रखना है, जिस तरह से साल का, टीक का, ठीक है, बैम्बूज का, रोडोडेंड्रन्स का, कि ये किस एरिया में पाए जाते हैं। प्लांट की डाइवर्सिटी अगर हम देखें, फाना की डाइवर्सिटी तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, अब प्लांट की डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, हम उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल दी है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर इससे कंफ्यूज करता है, ताकि आपको याद रहे, बोरान, जिंक, मैग्नीज, याद रहे मैग्नीज जो है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इस तरह से मैग्नीशियम जो है, Mg, मैग्नीशियम हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना। इस तरह से फास्फोरस हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जो ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर है एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, दैट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जहां पे हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल दी है स्पेसिफिकली, आयरन हमारा, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, दीज आर ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट रहता है कि लाइट का क्या इफेक्ट रहता है प्लांट की ग्रोथ पे। अगर हाई इंटेंसिटी होगी लाइट की तो रूट्स की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है ना, और जो स्टेम होता है वो छोटा रहता है, ठीक है, बट रूट बढ़ते हैं। हाई इंटेंसिटी होगी, क्योंकि अगर हाई इंटेंसिटी होगी मतलब ये वाला जो प्लांट है इसको ज़्यादा जो है एवापोरेशन करनी पड़ सकती है, इसलिए ये अपनी बॉडी को, स्टेम को कम रखेगा, ताकि ये लेस जो है ट्रांसपायरेशन करे, मतलब लेस पानी को एवापोरेट करे, अपने अंदर से निकलने दे। लो इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना, एक प्लांट के अंदर। अगर रेड लाइट होगी तो सेल्स जो होते हैं प्लांट के वो एलांगुएट होंगे। ब्लू लाइट होगी तो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ब्लू लाइट शॉर्ट प्लांट्स, रेड लाइट सेल एलोंगेट होते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट की जो है, जहां पे मैंने एग्जांपल दे रखी है जो इंपॉर्टेंट है, डी एनोप, ड्रोसेरा, एल्ड्रोवेंडा, नेप्थीस,
यूट्रिकुलरिया पेंगुकुला। इसकी मैंने आगे एग्जांपल दी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। ये हैं प्लांट, इनमें से आपको जो है जहाँ पे कुछ का होना चाहिए, जिस तरह पैचर प्लांट जो है, ठीक है ना, या ड्रोसेरा है, एल्रावेंडा है, नेपथीन्स है, यूट्रिकुलरिया है, पेंगुकुला है। तो इनमें से पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन से जो हैं प्लांट ये इंसेक्टिवोरस का है या नहीं है। ठीक, तो एक नज़र आप दे दें सफिशेंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है वो है इन्वेसिव स्पीशीज़। इन्वेसिव स्पीशीज़ का कंसेप्ट ये होता है कि एक रीजन है, इसके अंदर बहुत से स्पीशीज़ रहते हैं। सपोज दूसरा रीजन है, इससे अगर कोई स्पीशीज़ इसके अंदर लाया जाता है या आ जाता है, तो इसको हम कहेंगे, जब दूसरा स्पीशीज़ हम इसके अंदर लाएंगे और ये स्पीशीज़ अगर बाहर से आएगा, तो इसको हम कहेंगे एलियन स्पीशीज़। एलियन स्पीशीज़ इस रीजन के लिए। लेकिन ये जो स्पीशीज़ हमने जहाँ पे लाया, अगर ये स्पीशीज़ जो है अब जो है एक्सेसिवली ग्रो करना शुरू कर दे, जिस तरह कुछ प्लांट जो है एक्सेसिवली ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह लटाना कैमरा रिपोर्ट हुआ है पिछली बार कि ये जो है जिस एरिया में ग्रो करता है तो बहुत ही हैवी मकदार में ग्रो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जहाँ पे जो जगह है या जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो जहाँ ऑलरेडी नेटिव थे उनके लिए जीने की जगह कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इनको हम तब कहते हैं इन्वेसिव स्पीशीज, मतलब जो स्पीशीज जो है इन्होंने इन्वेड कर लिया है नेटिव एरियाज को। ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, सब आपको नहीं याद रखने, जहाँ पे तो 19 हमने लिखे हुए, आपको सिर्फ जस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। जिस तरह यहाँ पे है प्रोस्पिस जोलिफोरा, पार्थिनियम, ठीक है, एंड लटाना कैमेरा। ठीक, जहाँ पे वाटर हायसेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर हायसेंथ याद रखना है आपको। ये दतूरा मैड प्लांट, ठीक है ना, ट्रिकी पॉपी एंड ओके, इतने जो हैं ये आपको याद होने चाहिए कि ये वाले इन्वेसिव स्पीशीज के। ठीक, बाकी को भी आप रीड करके रखें, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 5-6 से पूछा जाएगा। मरीन ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी पे बात करते हैं हम, ठीक है ना। मरीन ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे प्लांक्टन हमारे जो फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सरफेस पे, उनको हम प्लांक्टन कहते हैं। प्लांक्टन अब हमारे पास 2 तरह के होते हैं, या फाइटोप्लांक्टन, ठीक है ना, या जूप्लांक्टन। जूप्लांक्टन हमारा फाना, फाइटोप्लांक्टन हमारा फ्लोरा। फ्लोरा का क्या मतलब? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट स्पीशीज एंड फाना का मतलब होता है एनिमल स्पीशीज, ठीक है ना। तो हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये होते हैं प्लांट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। एंड 60% ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल प्लांट्स, जो है ये 60% जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑल फाइटोप्लैंक्टन्स डू फोटोसिंथेसिस, ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। 10 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ओशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए ओशन को ओशन सिंक, कार्बन सिंक कहा जाता है, क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। मेजर न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। अगर ज़्यादा होंगे तो यूट्रॉफिकेशन होती है, ठीक। हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन है हायर लेटिट्यूड्स पे होती है, ना कि अपवेलिंग एरियाज में, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन की ये फाउंडेशन बनाते हैं। बायोलॉजिकल कार्बन पंप भी इनको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स को। जूप्लैंक्टन्स जो हमारे होते हैं मोर एबंडेंट इन मैंग्रोव वाटरवेज देन कोस्टल वाटरवेज। मैंग्रोव्स जो वाटरवेज होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू कोस्टल वाटर्स में, ठीक है। डिटरमाइंस क्वांटम ऑफ फिश स्टॉक, फिश स्टॉक का जो क्वांटम है उसको डिटरमाइन करते हैं। सी ग्रास हमारे जो है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। इनके जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंशिएटेड रहते हैं। ये ग्रो करते हैं शैलो वाटर में, जहाँ पे जो है इनका जो नीचे जो है बॉटम में वहाँ पे कुछ मड वगैरह होगा, ठीक है ना। काम एरियाज में जनरली ग्रो करते हैं सी ग्रास फ्लावरिंग प्लांट्स के वाटर के, ठीक है, जो शैलो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक। एक होता है हमारा शैलो वाटर एंड एक होता है हमारा डीप वाटर। शैलो वाटर वो एरियाज होते हैं जिनके अंदर सन की जो एनर्जी है वो सन की रेज पहुंच पाती है। डीप एरियाज होते हैं जिनके अंदर सन की रेज नहीं पहुंचती,
ठीक, ओशन के अंदर। ओनली ग्रुप ऑफ हायर प्लांट्स एडाप्टेड टू लाइफ इन सॉल्ट वाटर, इंडिया की कहे साउथ ईस्ट कोस्ट में तमिलनाडु या लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एरियाज में सी ग्रास पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेगून्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। 10 हाई फिश एंड माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशन पाई जाती है लेगून्स एरियाज में, ठीक। IUCN इनको हाई प्रायोरिटी स्टेटस देता है। और जो फूड है किसकी, डुगोंग की। डुगोंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम सी काउ भी कहते हैं, सी काउ, याद रहे। जो डुगांग है इसको सी काउ कहा जाता है, सी काउ इसका दूसरा नाम है। और ये जो है इंडिया के कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, इंडिया के इस कोस्टल रीजन में ये पाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अनदर फैक्ट अबाउट इट कि ये मैमल है, ठीक। सीवीड, तो आपको डुगांग पे स्पेशली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये मैमल है कि नहीं है, फिश है कि मैमल है। नो टिश्यू, सीवीड जो होते हैं हमारे, एक तो सी ग्रास हमने डिस्कस कर दिया। सी ग्रास जो होते हैं इसका फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो डिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं, ठीक। जो हमारे सीवेड होते हैं इनका टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होती, ठीक है। सीवेड जो होते हैं रॉक्स को या कोलर्स को अटैच करके होते हैं, ठीक। शैलो कोस्टल वाटर्स में ये पाए जाते हैं। ये इंडिकेटर्स होते हैं पोल्यूशन का, अगर पोल्यूशन बढ़ेगी तो इनकी जो है पॉपुलेशन कम हो जाती है, ठीक है ना। हैवी मेटल की जो पोल्यूशन होती है उसको इंडिकेट करते हैं कि वाटर के अंदर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। नेक्स्ट, जो हमने डाइवर्सिटी इतनी डिस्कस की, चाहे वो हमने मैरीन की या मैरीन की हमने, दूसरा फ्लोरा की और तीसरी फाना की, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत होती है, तो प्रोटेक्टेड एरिया जो है नेटवर्क हमारा ये कंसेप्ट है, इसके अंदर हम जो है ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं? फर्स्ट हमारा है विल्ड लाइफ सेंचुरी। जो विल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किसी एरिया को स्टेट गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करती है, ठीक है, कि ये वाला एरिया जो है ये विल्ड लाइफ सेंचुरी है। विल्ड लाइफ जो सेंचुरी है जनरली किसी एक स्पीशीज के लिए डिक्लेयर की जाती है, एक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करती है इसको असिस्ट करता है स्टेट बोर्ड फॉर विल्ड लाइफ फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड फॉर विल्ड लाइफ जो है इसको विल्ड लाइफ सेंचुरी को डिमार्केट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे विल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर डिफरेंस समझने की जरूरत है, और क्योंकि ये पूछा जाएगा। विल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है इसके अंदर ग्रेजिंग कर सकते हैं आप। जो नेशनल पार्क होती है इसके अंदर ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है, ग्रेजिंग इसके अंदर आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो विल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये किसी एक स्पीशीज के लिए जनरली भी डिक्लेयर की जा सकती है, लेकिन जो नेशनल पार्क होती है इसको है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज पे हम फोकस करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज पे नहीं बल्कि हम पूरे एरिया पे फोकस करते हैं। नेशनल पार्क के अंदर जितने भी स्पीशीज होते हैं सबको हम फोकस करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की हम नेशनल पार्क में बात नहीं करते, जबकि विल्ड लाइफ सेंचुरी हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जो नेशनल पार्क, विल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर का डिफरेंस है, जहां पे मोर एलाबोरेट वे में दिया हुआ है, इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो नेशनल पार्क्स होती हैं ये एसोसिएट होती हैं हैबिटेट विल्ड एनिमल्स की, लाइक राइनो, टाइगर, लायन। विल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ये स्पीशीज ओरिएंटेड होती है, जिस तरह पिचर प्लांट को प्रोटेक्ट करना हो या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करना हो। इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द एंटायर इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को कंसीडरेशन में लेती है बायोस्फीयर रिजर्व। बाउंड्रीज आर मार्क्ड बाय लेजिस्लेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स की भी लेजिस्लेशन मार्क करती है, और विल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्रीज इतनी सैक्रोसैंक्ट नहीं होती है। डिस्टर्बेंस सिर्फ बफर जोन में की जा सकती है, इसके अंदर लिमिटेड डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसके अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो बफर जोन तक की जा सकती है, कोर एरिया में प्रोहिबिटेड स्ट्रिक्टली। टूरिज्म नेशनल पार्क में अलाउड है, विल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है अलाउ नहीं होता, ठीक है ना। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लैकिंग, जहां पे साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो नहीं
ओके। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो नेशनल पैक के अंदर लैकिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लैकिंग, और साइंटिफिकली जो है बायोस्फीयर को मैनेज किया जाता है, ठीक है। नो अटेंशन इज पेड टू जीन पूल, नो अटेंशन इज पेड टू जीन पूल, ठीक है। नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज हैं ये भी स्टेट गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करती है, लेकिन इसके लिए कंसल्ट करती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कंसल्ट करती है नेशनल इसकी बाउंड्रीज को डिमार्केट करने के लिए। वहाँ पे स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज जो है वो पहले रिजोल्यूशन पास करता है लेजिस्लेचर, ठीक है ना, और इसके लिए जो रिकमेंडेशन कंसल्ट करना पड़ता है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को कंसल्ट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज रहते हैं कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अंडर के अंडर यह आते हैं, ना कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये आते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व जो है IUCN की कैटेगरी 5th, ठीक है ना। एक्ट एज बफर जोन्स, माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंप्लीटली अनहैबिटेड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओनली बाई स्टेट गवर्नमेंट वे कंसल्टिंग लोकल कम्युनिटी। इसकी डिक्लेरेशन होती है लोकल कम्युनिटी को कंसल्ट करने के बाद, ठीक है ना। गवर्नमेंट ओन्ड होती है जी। सबसे पहली जो कम्युनिटी हमारा ठीक है, सबसे पहला जो हमारा कम्युनिटी रिजर्व था ये था तिरुपति मैराथुर तमिलनाडु के अंदर, सबसे फर्स्ट है ये पार्ट। तो इसको हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अकॉर्डिंग जो है प्रोटेक्शन इनके इक्वल समझ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखा जाए तो आपको कोई भी कंजर्वेशन रिजर्व नहीं देखने को मिलेगा। J&K के अंदर सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन रिजर्व्स होते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कम्युनिटी रिजर्व्स का, ठीक है ना। कम्युनिटी रिजर्व्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट लैंड पे भी हो सकते हैं या प्राइवेट लैंड पे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जब हम कम्युनिटी रिजर्व्स डिक्लेयर करते हैं तो कम्युनिटी की कंसेंट से डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व जो है ये पंजाब के अंदर गुरदासपुर के अंदर केशुपुर चंब जो है फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर हुआ है। मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कम्युनिटी रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व सबसे ज़्यादा J&K के अंदर पाए जाते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व गवर्नमेंट इनको उवन करती है सिर्फ, ठीक है। जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये सबसे ज़्यादा J&K के अंदर पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं पाया जाता। और तमिलनाडु के अंदर तिरुपति मैराथुर फर्स्ट जो है कंजर्वेशन रिजर्व है। वहीं कम्युनिटी रिजर्व जो है हमारे ये प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड पे होते हैं। तो नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व्स को डिस्कस करने के बाद लेट्स सी के ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। तो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर जो है हमारे पास मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ये यूनेस्को ने लॉन्च किया है। यूनेस्को के अंडर जो है बायोस्फीयर रिजर्व ये प्रोग्राम चल रहा है 1972 से, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम जो है किसी एरिया को डिक्लेयर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एंड उसको जो है अकॉर्डिंगली प्रोटेक्शन दी जाती है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑन बायोस्फीयर रिजर्व, हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं। फिर उसके बाद एशिया एंड पैसिफिक के अंदर, लैटिन अमेरिका, देन अफ्रीका एंड देन अरब। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये रिप्रेजेंट करता है टेरेस्ट्रियल और कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम को, या फिर बोथ जो है ये एक कॉम्बो रहता है दोनों का, टेरेस्ट्रियल या मैरीन दोनों इसके अंदर आ सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ये एक लार्ज एरिया होता है, ठीक है। इसको डिक्लेयर करती है या स्टेट डिक्लेयर कर सकती है या सेंट्रल डिक्लेयर कर सकता है, ठीक। इंडिया के अंदर जो हमारी नोडल एजेंसी है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट बायोस्फीयर रिजर्व की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टेट की, बट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है ये सेंटर प्रोवाइड करता है। इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रोटेक्शन इनके अंदर सिर्फ
फ्लोरा एंड फाना को नहीं है, बल्कि जो एसटी कम्युनिटीज़ या जो कम्युनिटीज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन एरियाज़ के अंदर रहते थे उनको भी प्रोटेक्शंस दी जाती है। ठीक है, तो किसी जो है एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया रहता है कि वहाँ पे जो है इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया जाए और मिनिमली जो कोर एरिया है उसको उसको डिस्टर्ब किया जाए। ठीक है, कोर एरिया जो है इसके अंदर बायोजियोग्राफिकल यूनिट इसको माना जाता है एंड इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को, वायबल पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। बहुत से ट्रॉफिक लेवल्स की कोर एरिया में पॉपुलेशन पाई जाती है। लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है ना, एरियाज टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया मे बिकम पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विदाउट चेंज इन लीगल स्टेटस। जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या कम्युनिटी रिजर्व वगैरह हैं उनको भी हम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि उसके अंदर हमें जो है कुछ लीगल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट बायोस्फीयर रिजर्व हम बायोस्फीयर रिजर्व कर रहे हैं तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है इस तरह से होता है, इसका एक रहता है कोर एरिया, देन इसके बाद हमारा रहता है बफर एरिया एंड देन इसके बाद हमारा रहता है ट्रांजिशन एरिया, बाहर का ट्रांजिशन एरिया। इसके अंदर टूरिज्म वगैरह अलाउड होता है, मिनिमम जो है ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर वगैरह अलाउड होता है, लोग रहते हैं। बफर जोन के अंदर जो है कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है, इसके अंदर जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है, टूरिज्म थोड़ा बहुत अलाउड होता है एंड कोर एरिया टोटली प्रोहिबिटेड होता है किसी भी डिस्टर्बेंस से। तो यहाँ पे है, यहाँ पे पार्ट है इसके कोर एरिया, बफर एंड ट्रांजिशन जोन। ठीक, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दो क्राइटेरिया होते हैं किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए। एक तो स्पीशीज एंडेमिज्म, इसके अंदर को लगभग 1500 प्लाट अगर किसी एरिया में पाए जाते हैं वहाँ के एंडेमिक हैं, या फिर अगर 70% जो वहाँ का जो हैबिटेट है 70% जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे लास्ट हो चुके हैं। ठीक है, हैबिटेट जो है वो लास्ट हो चुकी है, देन हम उस एरिया को जो है हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। इंडिया के अंदर हमारे पास है 4 हिमालय, एक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, सोंडालैंड। ठीक है, 4 है और ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हम कहते हैं, इसके लिए हमारे पास 5 क्राइटेरिया डिजिग्नेट करने के लिए। एंडेमिक प्लांट्स हो, वर्टिब्रेट्स हो, प्लांट्स एरिया रेशियो वर्टिब्रेट डिवाइडेड बाय एरिया रेशियो प्राइमरी वेजिटेशन एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंट। तो हमारे पास वर्ल्ड पे जो है 8 हॉटेस्ट जो है हॉटस्पॉट्स है। ठीक है, जिनको MPBCESIW से याद रख सकते हैं। मेडागास्कर, फिलीपींस, ब्राजील, एटलांटिक कोस्ट, कैरेबियन, ईस्ट और कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ टंजानिया, केन्या, सोंडालैंड, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट। ठीक है ना, दिस इज समथिंग अगेन इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है इनमें से कौन सा जो है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है वर्ल्ड का। तो 8 हमने ऑलरेडी देख लिए। बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स हम उन रीजन्स को कहते हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो लो होती है, लेकिन जो हैबिटेट लॉस है वो बहुत ज्यादा है, तो हम उनको बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं। अदर कंजर्वेशन एफर्ट्स हम देखें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको 1973 में लॉन्च किया था। सबसे पहले कहां पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था। इसकी हमारी क्या एम है कि टाइगर्स को प्रोटेक्शन दी जाए और ट्राइबल जो रहते हैं उनके राइट्स को जो है इन टाइगर रिजर्व के अराउंड उनको भी अपहोल्ड किया जाए। ठीक है, तो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टू कम्पैट पोचर्स, इसके लिए हमने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी फ्रेम की है जो पोचर्स को नैब करती है, पकड़ती है। 2018 की टाइगर सेंसस ने बताया कि एमपी के अंदर हाईएस्ट है, ये हमने नोट कर दिया। एमसेट्राइप्स टेक्निक होती है जिससे कैटरैक्ट, एमसेट्राइप्स ये टेक्निक्स हैं जिनसे हम जो है काउंट करते हैं टाइगर्स को, राइट। तो टाइगर रिजर्व्स जो होते थे ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, नोटिफाई करती है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? NTCA। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। NBWL कहां पे रिकमेंडेशन देती है, कहां पे उसकी कंसल्टेशन जरूरी होती है? नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, जहां पे टाइगर रिजर्व्स के अंदर NTCA की होती है, राइट। अगर हमें बाउंड्रीज की चेंज करनी है, एक तो NTCA की रिकमेंडेशन होनी चाहिए और NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की इसमें जो है
अप्रूवल होना चाहिए, तभी आप जो है टाइगर रिजर्व की बाउंड्री को चेंज कर पाएंगे। तो इसके अंदर दो एरिया होते हैं, कोर जोन और बफर जोन। कोर एरिया जो है स्टेट कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट कमेटी, एसटी के राइट वायलेट ना हो तो डिक्लेयर कर दिया। बफर जोन जो है वो डिक्लेयर करते हैं, जो बाहर का एरिया रहता है बफर जोन, इसको हम लोकल ग्राम सभा के साथ कंसल्ट करके करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, हमारे पास एलिफेंट को बचाने के लिए भी हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये किया है 92 में, ठीक है। तो जो माइक है, माइक एक साइट्स का प्रोग्राम है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर। प्रोजेक्ट एलिफेंट इसको भी इंप्लीमेंट करता है, माई प्रोग्राम जो है किसका, साइट्स का। हाथी मेरे साथी एक जो है इसको प्रोटेक्शन के लिए, एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस WTI ने लॉन्च किया है। कब? E8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर। एलिफेंट इंडिया का हेरिटेज एनिमल है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। हमारे पास जो है प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड भी चल रहा है, जिसके अंदर हम इन स्टेट्स के अंदर स्नो लिपर्ड्स को कंजर्व कर रहे हैं। फिर 1999 के अंदर हमने सी टर्टल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, किसकी कोलैबोरेशन के साथ, GNDP के कोलैबोरेशन के साथ। हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो है WII, ठीक। इस तरह से हमारा डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, ठीक। तो चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। पॉसिबल जो साइट्स हैं, कोनोपालपर विल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, नरोदी विल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, नारायण सरोवर कच्छ के अंदर, इन रीजन के अंदर जो है चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक्सटेंट एनिमल्स इंडिया के अंदर जो है वो पिंक हेडेड डक है, इंडियन चीता है, सुंदरबन ड्वार्फ है, इंडियन पोर्च है, गिंगैटोपैथिकस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है वो है इंडियन चीता जो है वो इंडिया से एक्सटेंट हो चुका है। अब हम जो है अफ्रीकन चीता इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, समथिंग इंपॉर्टेंट टू नोट। इंटरनेशनल बर्ड एरियाज जो है, बोर्ड इंटरनेशनल एक NGO है, ये डिक्लेयर करती है IBAs को, ठीक है। क्राइटेरिया इनका क्या रहता है, ग्लोबली थ्रेटन स्पीशीज, रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीशीज का, और बायोम के अंदर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक। की बायोडाइवर्सिटी एरियाज जो हैं ये IUCN डिक्लेयर करता है, ठीक है ना। तो 5 कैटेगरीज को चेक करता है डिक्लेयर करने से पहले। थ्रेटेंड कितनी है, ज्योग्राफिकली कितनी रिस्ट्रिक्टेड है, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रेसिबिलिटी। दैट्स इट फॉर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी हमने जहाँ पे कंप्लीट कर ली है, एंड वी आर लुकिंग फॉर मोर। टिल देन आप सब्सक्राइब करके रखें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस, जहाँ हमारे कोऑर्डिनेटर से डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।